नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर देश और दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है, सरकार और समाज की तरफ से इस महामारी से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीबों और मजदूरों के लिए जन भागीदारी किस तरह से चल रही है, इन तमाम बातों पर हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देश में कोविड-19 का टीका बनाने के बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। देश के बड़े औद्योगिक समूहों से लेकर 30 ऐसे समूह हैं जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही तमाम ड्रग ट्रायल्स भी चल रहे हैं। अच्छी खबर यह भी है कि देश के में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, यानी हर बीतते दिन के साथ सरकार और समाज मिलकर स्थिति को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि आज की तारीख में भारत में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामलों की कुल संख्या 86,110 है। वहीं इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 67,691 हो गई है। कोविड के कारण अब तक 4,531 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो लोग लगातार ठीक भी हो रहे हैं कोविड-19 से। और आइए देखते हैं कि देश भर में क्या कुछ है कोविड-19 से जुड़ी सुर्खियां। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 86,110। कोविड के कारण अब तक 4,531 लोगों की हुई मौत, 67,691 लोग हुए इलाज के बाद स्वस्थ। देश में कोविड-19 का रिकवरी रेट बढ़कर 42.75% पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 3,266 लोग हुए संक्रमण से मुक्त। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और जिला कलेक्टर हुए बैठक में शामिल। कोविड-19 के मद्देनजर जन स्वास्थ्य प्रक्रिया के मुद्दे पर हुई चर्चा। कोविड-19 का टीका खोजने के लिए देश में बड़े स्तर पर प्रयास जारी। भारत में बड़े उद्योग समूहों से लेकर कुल 30 समूह वैक्सीन बनाने की कर रहे हैं कोशिश। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा, इनमें से लगभग 20 शोध मिल रही है अच्छी गति। और सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, नहीं लिया जाएगा प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का किराया। राज्य सरकारों द्वारा किराया भुगतान का दिया आदेश। साथ ही कहा, फंसे हुए प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य कराए भोजन उपलब्ध। तो ये थी हमारे देश की बारी कि किस तरह से देश भर में कोविड-19 से निपटने की कोशिश की जा रही है। यही थी सुर्खियां। और अब आइए देखते हैं कि पूरी दुनिया में क्या कुछ है। कोविड-19 का हाल क्या है, कोरोना वायरस का हाल। आइए देखते हैं सुर्खियां अंतर्राष्ट्रीय। पूरी दुनिया में जारी कोरोना का कहर। दुनिया भर में 56,97,000 से ज्यादा लोग हैं कोरोना से संक्रमित। 3,55,000 से ज्यादा की मौत, 17 लाख के करीब कोरोना संक्रमित मामलों और 1 लाख से ज्यादा की मौत के साथ अमेरिका है सबसे बुरी तरह प्रभावित देश। अमेरिका के बाद ब्राजील बना कोविड-19 का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 4,11,000 से अधिक। मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार। पिछले 24 घंटों में हुई 1,066 लोगों की मौत। रूस के मॉस्को में लॉकडाउन में 1 जून से ढील देने की घोषणा। शहर के मेयर ने कहा, खुदरा सेवाएं भी फिर से खोली जाएगी। 30 मार्च से मॉस्को में था लॉकडाउन। रूस में कोरोना वायरस के 3,70,000 से ज्यादा मामले। चीन में कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले 23 नए मरीज सामने आए। अधिकांश मामले कोविड-19 का केंद्र रहे वुहान से।
बिना लक्षण वाले सभी 413 मरीज चिकित्सा निगरानी में। और फंडिंग के नए स्रोत खोजने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक फाउंडेशन का किया गठन। जिनेवा में स्थित होगा WHO का फाउंडेशन। मुख्य संगठन से स्वतंत्र होगा यह फाउंडेशन। आम लोगों से भी ली जा सकती है मदद। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ खबरें और अब आइए देखते हैं कि भारत में किस तरह से कोरोना 19 के संक्रमण से जूझने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से समाज और सरकार मिलकर इस कोविड-19 को हराने की, उसे दूर भगाने की कोशिश कर रही हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स और कुछ खास खबरें भी देखेंगे। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारत में बड़े उद्योगों से लेकर कुल 30 समूह वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 20 शोधों को अच्छी गति मिल रही है। Instead of working on one vaccine and seeing whether it works over a 10-year period and investing on that, we have to invest on 100 vaccines. The world is investing on more than 100 vaccines at the same time. Simultaneously, we have to go fast on the regulatory process without compromising quality. And we have to have manufacturing capabilities expanded while not compromising on our standard immunization program. And then we have to have distribution systems ready even after all this is done. और डॉक्टर के विजय राघवन ने बताया कि वैक्सीन बनाने की कोशिशें 3 तरह से हो रही हैं। एक तो हम खुद कोशिश कर रहे हैं, दूसरा बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर काम चल रहा है और तीसरा हम नेतृत्व से बाहर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए, दूसरी सरफेसेस को साफ करनी चाहिए, तीसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। चौथे और पांचवे ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से कोविड-19 की स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में है और प्रवासी मजदूरों की मदद ली जा रही है। हालांकि इस दौरान कई दुखद घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं को बार बार दिखाए जाने के कारण सरकारों द्वारा किए जा रहे अच्छे काम दबकर रह गए हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकारों के सहयोग से 1 मई से 91 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा चुका है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि शुरुआत में प्रवासी मजदूरों के किराए के भुगतान को लेकर थोड़ा भ्रम जरूर था, लेकिन इसके बाद मसले को हल कर लिया गया। जहां से ट्रेन शुरू होगी या जहां पहुंचेगी वहीं राज्य प्रवासी मजदूर के किराए का भुगतान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का किराया न लिया जाए। राज्य सरकारों को इसका भुगतान करना होगा। साथ ही फंसे हुए प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य उन्हें भोजन उपलब्ध कराएं और उसका प्रचार भी करें। अपनी बारी का इंतजार कर रहे श्रमिकों को बताया जाए कि उनका नंबर कब आएगा। जहां से यात्रा शुरू हो रही है, राज्य सरकार स्टेशन पर भोजन और जल उपलब्ध कराएं। रास्ते के दौरान रेलवे और भोजन और जल मुहैया कराएं। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे और राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकरण के बाद प्रवासियों को प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बस में चढ़ाया जाए। पूरी जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। और वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों का स्वदेश आना जारी है। इसके तहत आज मस्कट से कोझिकोड के लिए एक विशेष विमान रवाना हुआ, जिससे वहां फंसे भारतीय यात्रियों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एक यात्री विमान कुवैत से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होगा, जिसके लिए यात्रियों ने वहां एयरपोर्ट पर भारत के लिए उड़ान भरने से पहले औपचारिकताएं पूरी की।
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से एक विमान 214 यात्रियों को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। मेलबर्न में पिछले काफी वक्त से फंसे लोग भारत आने के लिए बेहद उत्साहित दिखे। और वंदे भारत मिशन के तहत टोक्यो से 223 यात्रियों को लेकर पहला विमान मुंबई के लिए रवाना हो गया है। ये लोग स्वदेश वापसी की खबर से बेहद खुश हैं। और मिशन वंदे भारत के तहत फ्रांस में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया के विमान से आज वापस लाया जा रहा है। फ्रांस से बेंगलुरु होते हुए कोच्चि के लिए विशेष विमान ने उड़ान भरी। यात्रियों ने अपनी निकासी पर खुशी जताई है और इस पहल के लिए भारत सरकार को धन्यवाद कहा है। वहीं एयरपोर्ट पर भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी देशवासियों की मदद के लिए मौजूद रहे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कोरोना वायरस महामारी के बाद FSDC की ये पहली बैठक थी। इसमें RBI गवर्नर और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के नियामक शामिल थे। फिच रेटिंग्स, क्रिसिल समेत कई एजेंसियों ने अर्थव्यवस्था में 5% तक की गिरावट का अनुमान जताया है। ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई FSDC की ये 22वीं बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। बैठक के बाद बताया गया कि कोविड-19 के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की गई है। बैठक में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में FSDC की उपसमिति और वित्तीय क्षेत्रों के विभिन्न नियामकों द्वारा उठाए गए कदमों पर भी गौर किया गया। क्षेत्रीय नियामकों के लिए FSDC शीर्ष निकाय है, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। और कोरोना की महामारी के दौरान देश भर में सेवा कार्यों की मिसाल देखने को मिल रही है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली एक प्रवासी भारतीय माया विश्वकर्मा अपने गांव जाकर गरीब और जनजातीय महिलाओं की सेवा कर गांधी जी के ग्राम्य विकास के सपने को साकार कर रही हैं। लॉकडाउन के दौरान माया अपनी टीम के साथ नरसिंहपुर जिले के स्टेट हाईवे 22 से गुजरने वाले प्रवासी राहगीरों को हर रोज न सिर्फ खाना खिला रही हैं, बल्कि महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन और जरूरी सामग्री भी मुहैया करा रही हैं और सच्ची मानव सेवा की मिसाल पेश कर रही हैं। 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी आज इसकी संकल्पना के सच्चे मायनों में वो साकार कर रही हैं। देखिए OP यादव की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। यह है अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्च विभाग में काम कर चुकी माया विश्वकर्मा। USA में पढ़ाई के बाद इनको यहाँ अच्छी खासी जॉब मिली, लेकिन अपने वतन से लगाव के चलते ये 7 समंदर पार से स्वदेश आकर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के मेहरा गांव में गरीब और जनजातीय समुदाय की सेवा का कार्य कर रही हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इनके द्वारा स्टेट हाईवे नंबर 22 पर स्थित नांदरगांव रोड पर आने जाने वाले प्रवासी श्रमिकों और ट्रक ड्राइवरों के लिए रोड पर कम्युनिटी किचन बनाकर खाना खिलाने के अलावा गर्मी से राहत दिलाने के लिए सत्तू, ORS घोल, जरूरी दवाइयाँ व बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, बिस्किट, कपड़े और पहनने के लिए चप्पल जैसी कई तरह की जरूरी सामग्री वितरित कर रही हैं। यहाँ पर हम खाने भोजन के अलावा जो है नाश्ता भी देते हैं और सत्तू भी है हमारे पास में। उसके अलावा जो मजदूर पैदल निकलते हैं तो उनके लिए जो है चप्पल की व्यवस्थाएं हैं। हम ORS का यहाँ इंतज़ाम किए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी उनको मदद चाहिए वो हम करने की कोशिश करते हैं। विदेश में जॉब से इनको जो वेतन मिला उसे ये अपने गांव को चमन करने के अलावा गरीब और बेसहारा महिलाओं के कल्याण में खर्च कर रही है। लॉकडाउन के कारण महिलाओं की निजी स्वच्छता के लिए इन्होंने सैनिटरी नैपकिन, मास्क और सैनिटाइजर देने के अलावा उन्हें अन्य तरह की जरूरी सामग्री भी दे रही हैं, ताकि महिलाएं स्वस्थ और सेहतमंद रहें। महिला स्वच्छता के लिए माया द्वारा की जा रही इस तरह की पहल 28 मई को मनाए जाने वाले मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की सार्थकता को सही मायने में साकार करती है। आज विश्व मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है और चूंकि कोरोना का समय है, हम पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इनको वो जानकारी दी और इनको पैड वितरित किए। उनको ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन रास्ते के लिए उनके पास एक सैनिटरी पैड होना चाहिए। माया द्वारा की जा रही परमार्थ सेवा से लाभान्वित लोग और स्थानीय नागरिक भी इनके सेवा भाव की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। पहली बार हमने जो खरीदे हमें ढाव मिले हैं। हाईवे टच मतलब कट मार के आ रहे थे तो खाने पीने का बहुत प्रॉब्लम होता है। बस अभी तुम मिल गए तो अभी थोड़ा हमको नाश्ते मिल रहा है। मैडम आ गई तो 1 नंबर खाना किया आप मैडम, सबको चप्पल भी दिया,
तो खाना भी दिया, राशन भी दिया, व्यवस्था एक नंबर बनाया मैडम। सूरज की तेज तपिश से युक्त कड़ी धूप में अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे इन प्रवासी राहगीरों को इस यात्रा के दौरान यहाँ रुककर आराम करने और गंतव्य स्थल तक पहुँचने के दौरान खाने पीने और अन्य तरह की कमी न हो, इसकी पूर्ति के लिए माया विश्वकर्मा द्वारा हर रोज स्टेट हाईवे 22 से गुजरने वाले तकरीबन 1500 से भी अधिक लोगों को सेवा करने की यह सार्थक पहल न केवल सराहनीय है बल्कि विदेश में रहकर भी अपनी मातृभूमि के लिए सेवा श्रम करने की एक सच्ची मिसाल भी है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा माया विश्वकर्मा की खास पहल। और कोरोना संकट के इस दौर में तमाम सामाजिक संगठन और कई राजनीतिक दल भी संवेदनशीलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान दिल्ली में महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए प्रदेश बीजेपी संगठन ने 1 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देने के लिए मिशन अनिवार्य अभियान चलाया है। यह अभियान देश भर में चलेगा। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच गरीब महिलाओं के सामने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है, खासकर झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं और किशोरियों के सामने। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और टीना शर्मा के नेतृत्व में पिछले दिनों इस मिशन के तहत 6 लाख जरूरत महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब इस मिशन अनिवार्य को 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है और दिल्ली से बाहर अन्य राज्यों में भी मिशन अनिवार्य को ले जाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेता और मुंबई में श्रमिकों को उनके गांवों तक पहुंचाने के लिए हाल ही में बसें चलाने को लेकर चर्चा में आए सोनू सूद ने भी मिशन अनिवार्य की प्रशंसा की है। चारू प्रज्ञा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो मिशन अनिवार्य है उसके तहत जो लाखों सैनिटरी नैपकिन्स हर बच्चों को और जितनी महिलाएं हैं उनको पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, बहुत जरूरत है और आप बहुत कमाल का काम करिए, हमेशा खुश रहें। निश्चित तौर पर समाज सेवा की ये मिसाल लॉकडाउन जैसी महामारी के दौर में न केवल अन्य लोगों को सामाजिक कार्य की प्रेरणा देगी बल्कि समाज के अन्य लोगों को इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित भी करेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिशन सागर के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज केसरी मेडागास्कर के एंटसिराना बंदरगाह पहुंचा है। यह जहाज मेडागास्कर के लिए चिकित्सा आपूर्ति कर रहा है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच इसी महीने मिशन सागर का शुभारंभ किया था, जिसके जरिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस से चिकित्सा से जुड़ी मदद मुहैया कराना है। केसरी का संचालन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग से हो रहा है। नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग को साइंस और तकनीक के माध्यम से जीता जा सकेगा। कोविड-19 के खिलाफ जो विश्व का युद्ध है, देश का युद्ध है, लड़ाई है समाज की, उसमें अंतिम लड़ाई जो जीती जाएगी वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीती जाएगी। वैक्सीन से जीती जाएगी कि किसी को कोरोना पकड़ ही ना सके। दवाइयों से जीती जाएगी कि पकड़ भी ले तो भाग जाएगा। तो कोरोना के खिलाफ इस जंग को साइंस का सहारा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री का दुनिया भर में नाम है और इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत की बनी दवाइयों और वैक्सीन की दुनिया भर में मांग है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी दवाइयां से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज, चाहे वो HIV की बात है, चाहे TB की बात है, चाहे वैक्सीन्स की बात है जो बच्चों को लगते हैं, बहुत मात्रा में ये हमारे देश के ही बने हुए वैक्सीन्स और दवाइयाँ सारे विश्व में जाती हैं और सारे विश्व में जानें बचाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं।
और कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित 13 शहरों के नगर आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ये 13 शहर को कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित माना जा रहा है और देश में कोरोना के 70% मामले इन्हीं शहरों से आते हैं। मुख्य रूप से ये 13 शहर मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर है। बैठक में कोविड-19 की रोकथाम के लिए अधिकारियों और नगर निगमों के कर्मचारियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार की ओर से पहले ही शहरों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित 13 शहरों के नगर आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के सभी मुख्य सचिवों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। ये 13 शहरों को कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित माना जा रहा है और देश में कोरोना के 70% मामले इन्हीं शहरों से आते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये इन मुख्य शहरों के 13 जगहों से जो वहाँ के जिलाधिकारी थे और जो बाकी संबंधित नगर निगम के लोग थे, वो सभी लोग वहाँ पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रवासी मजदूरों के लिए भाजपा की ओर से भोजन पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। यहां जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम से खास बातचीत की और खास इंतजामों का जायजा लिया। मैं इस समय राजा तालाब में हूं और जैसे बाकी संस्था इन श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए खाना पहुंचाने के लिए, उनको खाना देने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसी तरह से वाराणसी कि भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी जो वाराणसी से रास्ते निकलते हैं, कोई गाजीपुर जाता है, कोई बिहार के लिए जाता है, कोई आजमगढ़ के लिए और गोरखपुर के लिए जाता है, उन अलग अलग रास्तों पर कैंप लगाकर श्रमिकों को, मजदूरों को भोजन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी। यहाँ पर हम लोग लगभग 2 महीना हो गया गांव में, मोहल्ले में जो गरीब थे, जो प्रवासी थे, जो मजदूरी करने आए थे यहाँ, वह नहीं जा पाए, तो उनके लिए हम लोगों ने सूखा राग, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, पानी जो भी हुआ व्यवस्था हुआ। बाद में हम लोगों को पता लगा कि अब तो कुछ लोग बाहर से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और एमपी से सब लोग जो है जाना चाहते हैं, बिहार कहीं, उड़ीसा कहीं यहाँ। तो हम लोगों ने जो है 10 दिन 9 तारीख से गुड़, चना, पानी, मिठाई और उनके लिए कुछ चप्पल जो चल रहे थे, चप्पल उप्पल की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, उनके लिए वो व्यवस्था, पानी हम लोगों ने 17 तारीख से 4 जगह, पहले तो हम लोग 15 जगह लगाए थे गुड़, चना, पानी और ये सब, फिर 4 जगह जो है बढ़िया, एक जो है टोल प्लाजा कैथी टोल प्लाजा पर चल रहा है, एक कपसेठी पे चल रहा है, एक राया तालाब है, एक नुआ डाफी में, 4 जगह जो है हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम भोजन, कहीं खिचड़ी, कहीं पूड़ी, सब्जी, चावल, दाल, पानी, गुड़ और यहाँ पर बुनिया की भी व्यवस्था की जा रही है। शौक से लोग जो है हमारे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो सभी बूथ स्तर से सभी लोग एक पैनल बनाकर, सिस्टम बनाकर आकर यहाँ प्रवासी मजदूरों को, जो पैदल जा रहे हैं उनको, जो बस से जा रहे हैं उनको रोककर बाकायदे मन से एकदम भोजन करा रहे हैं, भोजन कराकर उनको पहुँचा रहे हैं। इस समय जो है पूरा ये ध्यान रख रहे हैं, जो ये श्रमिक, जो मजदूर ट्रकों में भर के या पैदल चल के जा रहे हैं, उनके चप्पल से देने की व्यवस्था से लेकर भोजन कराने तक की व्यवस्था ये कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री के जो मार्गदर्शन है, जो पूरा दिशा निर्देश दे रहे हैं प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद, उसको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, राजा तालाब, वाराणसी। और आइए देखते हैं कोरोना की महामारी के दौरान देश की सेवा कर रहे राष्ट्र नायकों के सम्मान में, और सुनाते हैं आपको ये गीत। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतर चमका नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं
रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सारी सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। रे गम गरे गरे, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारे। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। ये समय नहीं है मजहब, जात या भेदभाव का। हम सब भारतवासी एक हैं, इस बात पे गांठ बांध लें। पूरे विश्व की नजर हम पे है, आइए मिलकर इस महामारी को मात दें। भारत ये रहना चाहिए। तो कोरोना योद्धाओं का शत शत अभिनंदन, और अभिनंदन हमारे बच्चों का भी, जो हमारी बाल सेना है उनका भी, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं इस लॉकडाउन में। और आइए देखते हैं कि क्या संदेश दे रही है हमारी बाल सेना। आप लीजिए इस संदेश को, सुनिए और हमें दीजिए इजाजत, पूरी टीम को दीजिए नमस्कार, इजाजत, नमस्कार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम सब लोग लॉकडाउन में हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। लेकिन क्या आप में से किसी ने भी उन कोरोना वॉरियर्स के बारे में सोचा है जो दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं और जिन्होंने देश को ही अपना परिवार मान लिया है? तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचा रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में भी सब लोग अपना कर्तव्य पूरी तरह निभा रहे हैं। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।